हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसे स्टूडेंट्स जो टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई एकेडमिक कोर्स कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, या फिर कोई भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम टेट सीटेट ये सब दे रहे हो, किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हो, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ कोई भी हो, आरपीएससी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सभी में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पूछा जाता है। खास करके सीटेट और टेट के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस क्लास से बेनिफिट मिल सके। और आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को आपको समझना अच्छा लगेगा और आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं कि आज की क्लास हमारी किस टॉपिक पे है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की। इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसे शॉर्ट में CCE कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि CCE क्या है, सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है। यहाँ पे आपको जो है डिफिनीशन नहीं लिखना होगा, लेकिन अगर आप थियरी को अच्छे से समझते हैं, फिर आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें से आप ये चीज़ समझ पाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन है या फिर कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंट को समझने से पहले, इसका क्या प्रोसेस है इसको समझने से पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि कहाँ से इस बात को लिया गया और कब ये लागू किया गया। देखिएगा, इसमें अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें पहला सुझाव जो है CCE के लिए, सबसे पहला सुझाव NEP 1986 में जो आई थी, यानी कि हमारे यहाँ पे आज़ादी के बाद से 3 शिक्षा नीति आई। संशोधन भी हुआ लेकिन मुख्य रूप से 3 आई, एक 1968 में, फिर 1986 में, उसके बाद 2020 में आया। तो जो 1986 में से नई शिक्षा नीति आई थी उसमें क्या हुआ था कि ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। आगे देखिए, NCF 2005 में सह शैक्षिक गतिविधियों पर बल देने की बात की गई। नेशनल को करिकुलर फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था, NCF की क्लास जो है 2005 की डिटेल्स में आप लोग की क्लास अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप लोग इसको डिटेल्स में समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बस इस पॉइंट को समझिएगा आप कि जो NCF 2005 है वहाँ पर भी सह शैक्षिक गतिविधियों पर बल देने की बात की गई। इसका मतलब है कि विद्यालय शिक्षा के साथ ही साथ जो बच्चे का एक्टिविटीज़ है उन सब पे भी फोकस किया जाए, शिक्षा के साथ ही साथ उनके अदर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया जाए। और इन सब के लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन किया जा रहा था। इसके बाद देखिएगा, RTE एक्ट 2009 की धारा 29 के फर्स्ट में CCE लागू करने की बात रखी गई थी। RTE 2009 भी आपको डिटेल्स में क्लास में पढ़ाया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि RTE एक्ट 2009 की जो धारा 29 है उसमें ये बात कही गई थी कि जो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, यानी कि सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है, इसे लागू करने की बात रखी गई थी, क्योंकि ये जो है 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसी में ये बात कही गई थी, लेकिन ये जो है लागू नहीं हो पाया था। फिर जब RTE एक्ट 2009 आया तो उसकी धारा 29 में भी कहा गया कि इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन देखिएगा, जब 2009 के RTE एक्ट में ये बात कही गई तो उसी समय CBSE बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, इस बोर्ड में 2009 में ही CCE कक्षा 9 से लागू किया गया था। क्लास 9th के जो बच्चे थे, क्लास 9th में CCE को लागू कर दिया गया था। 2009 में कहाँ पे लागू किया गया था? CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लागू किया गया था। लेकिन वहीं पे अदर बोर्ड के लिए पूरे देश में कब लागू किया गया था? पूरे देश में CCE जो है वो 1 अप्रैल
2010 को लागू किया गया था। वहीं पे आरटीई जो एक्ट आया था 2009 में आया था, लेकिन ये लागू भी हुआ था 2010 में। इसीलिए पूरे देश में सीसीई जो है वो 1 अप्रैल 2010 को ही लागू किया गया था, लेकिन इसके पहले 2009 में आरटीई एक्ट के तहत ही सीबीएसई बोर्ड में 2009 में ही शुरू कर दिया गया था। यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन इसकी हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, कब चर्चा की गई सीसीई की, कब ये बात कही गई, ये सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसे आप लोग एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइएगा और किसी पॉइंट पे अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे ये जो सतत मूल्यांकन है और व्यापक मूल्यांकन है, इसमें से एक एक पॉइंट को आप पहले समझिएगा। सबसे पहले समझिएगा कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, कब किया जाता है। देखिए कंटिन्यूअस मूल्यांकन को 3 भागों में पहले डिवाइड किया गया, जिसमें से सबसे पहले बताया गया लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, बच्चे जब सीख रहे हैं। एक बात यहाँ पे रखी गई अधिगम के लिए। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और समेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। इसकी भी क्लास आपको डिटेल में पढ़ाई गई, लेकिन यहाँ पे जो ये बात कही गई है इसको ध्यान से समझिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इसका मतलब होता है निर्माणात्मक आकलन, और समेटिव का मतलब होता है संकलनात्मक आकलन। देखिएगा ये जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है ये दोनों असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए दिया गया है, यानी कि इन दोनों में सीखने के लिए मूल्यांकन की बात की जा रही है दोनों मूल्यांकन ही, लेकिन डिफरेंट क्या है कि फॉर्मेटिव जो निर्माण के लिए, यानी कि जब क्लास बच्चे की चल रही हो, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे सेशन को पढ़ाने के बाद लास्ट ईयर में उसका मूल्यांकन किया जाए, ऐसा नहीं था। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है ये क्लास चलते समय की बात की जा रही है, क्लास के समय में निर्माणात्मक मूल्यांकन की बात की गई, लेकिन सेशन के अंत में संकलनात्मक या समेटिव असेसमेंट की बात कही गई थी। इन दोनों में देखिएगा जो बच्चे का जो मार्क्स बनाया जाता है, रिजल्ट बनाया जाता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो 40% का होता है, वहीं पे जो समेटिव असेसमेंट है वो 30% का बनाया जाता है। इतना इसमें डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चे में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन के समय ही देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बच्चा कुछ पढ़ रहा है, अगर उसमें कोई त्रुटियां आ रही हैं तो उसे आप कक्ष के दौरान ही, यानी कि क्लास जब चल रही उसी समय ही टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप करता है, बच्चों से आंसर पूछता है। अगर बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो उसी समय ही बच्चों के सुधार की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है, वहाँ पे बच्चे के निर्माण की बात की जाती है। लेकिन समेटिव असेसमेंट तो ऐसा होता ही नहीं है, वो सेशन के लास्ट में होता है कि बच्चा पूरे सेशन जो पढ़ा है उसी का वो एग्जाम दे दे, बस यहीं पे बात कंप्लीट कर दी जाती है, इसमें सुधार करने का मौका नहीं दिया जाता है बच्चे को। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस बताया गया, पूरे साल में ये कहा गया कि कंटिन्यूअस रूप से, यानी कि लगातार मूल्यांकन करना है, इसमें से कोई एक नहीं बल्कि ये दोनों ही विधियों का प्रयोग करना है मूल्यांकन के समय में। इसमें देखिएगा एफए फर्स्ट और एफए सेकंड, बच्चों से सुन रहे हैं आप लोग और बच्चों के विद्यालय में देख रहे होंगे, पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया जाता है पेरेंट्स को, वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बच्चे का एफए फर्स्ट एग्जाम हुआ, एफए सेकंड हुआ है, एफए थर्ड हुआ, एफए फोर्थ हुआ, वो सेशन को जो है 2 भागों में डिवाइड करके कराते हैं। जैसे 12 महीने को 6-6 महीने में डिवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ पे एफए फर्स्ट और एफए सेकंड जो है वो 10-10 नंबर का होता है, और ये एफए थर्ड और एफए फोर भी 10-10 नंबर का है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एफए फर्स्ट और एफए सेकंड, यानी कि जो है पूरे सेशन में 4 बार फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और 2 बार समेटिव असेसमेंट होता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये 10-10 नंबर का होता है, और समेटिव असेसमेंट जो है वो 30-30 नंबर का होता है। साल भर में 50 नंबर जो निर्माणात्मक के मतलब कि आधे सेशन मिल जाता है, और 50 नंबर आधे सेशन से मिल जाता है, और इन दोनों का संकलन कर दिया जाता है। पूरे साल के अंत में संकलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद
100 में से 100 मार्क्स के लिए बच्चे कितना पाए हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो है 50-50 100 हो जाता है और बच्चे 100 में से कितना नंबर पा रहे हैं उस आधार पे बच्चे के लिए ग्रेडिंग कर दी जाती है कि 50 से 60 के बीच वाले कितना ग्रेड पाए, 60 से 70 के बीच, 70 से 80 के बीच, 80 से 90 के बीच, 90 से 100 के बीच जो परसेंटेज बच्चे का आया है उसका क्या ग्रेड दिया जाए, वो जो है सेशन के लास्ट में दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आया। दोनों में ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसमें बच्चे की क्वालिटी की बात की जाती है, बच्चे के गुण में सुधार की बात की जाती है। वहीं पे जो संकलनात्मक या समेटिव असेसमेंट होता है ना, इसमें क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात की जाती है। यहाँ पे लास्ट में बच्चे को जो है आप देखते होंगे, नॉर्मल समझिएगा, जब बच्चे के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चे के गुण को देखा जाता है, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा, इन सब की विधियों के द्वारा देखा जाता है कि बच्चे क्या गुण बच्चे में है, बच्चे क्या एक्टिविटीज़ दिखा पा रहे हैं। वहीं पे समेटिव असेसमेंट में आप जो है सेशन के लास्ट में मार्क्स जो उनका मिलता है उनकी मात्रा के आधार पर उनका आप ग्रेडिंग कर देते हैं। ये दोनों में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरे सेशन में जो है कंटिन्यूअस मूल्यांकन हो रहा है, ये दोनों ही विधियों का प्रयोग करके। और इसी में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन, सीखने के जैसा आकलन और सीखने का आकलन, ये तीनों ही पॉइंट को इसी कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन में किया जाता है। इतना समझ में आया आप लोगों को। आगे देखिएगा, जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ये किस प्रकार से किया जाता है। इसमें देखिए, आपने पहले देख लिया कंटिन्यूअस मूल्यांकन, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन में होता है कि इसको भी दो भागों में डिवाइड करके समझा गया, स्कॉलैस्टिक एरिया और को स्कॉलैस्टिक एरिया। इसका मतलब होता है, स्कॉलैस्टिक एरिया मतलब होता है शैक्षिक क्षेत्र और को स्कॉलैस्टिक एरिया मतलब होता है सह शैक्षिक क्षेत्र। नाम से समझ में आ रहा है कि जो ये स्कॉलैस्टिक एरिया है, शैक्षिक क्षेत्र है, इसमें बच्चे को शिक्षा जो दी जा रही, किताबी नॉलेज, विषयों के बारे में अलग अलग से जो ज्ञान दिया जा रहा है वो क्या है, शैक्षिक क्षेत्र पे फोकस कर रहा है मूल्यांकन में। वहीं पे जो सह शैक्षिक है, को स्कॉलैस्टिक एरिया है, वो शिक्षा के साथ ही साथ अन्य जो क्रियात्मकताएं, अन्य क्रियाकलाप करवाया जा रहा है बच्चे से, जो अदर एक्टिविटीज करवाई जा रही है उनके बारे में बात करता है। यहाँ पे आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है ना, यानी कि पूरे साल में आप कंटिन्यूअस बच्चे का मूल्यांकन करते रहिए, सुधार करते रहिए और इसके बाद एक बड़ा मूल्यांकन, व्यापक रूप से मूल्यांकन करना है बच्चे का कि बच्चा जो किस स्तर पे प्रेजेंट टाइम में है। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो मूल्यांकन है इसमें दो बातें रखी गई, शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र बच्चा जो है अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रयोग करता है, यानी कि बच्चा जो है, जो बच्चे का ज्ञान है उस ज्ञान के क्षेत्र में बात करता है, जबकि जो को स्कॉलैस्टिक एरिया इसमें बच्चे की भावनाएं क्या हैं, अंदर से उसका गत्यात्मक क्षेत्र क्या है, यानी कि वो किस फील्ड में एक्टिविटीज कर रहा है, उसका मोटर डेवलपमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्रियात्मकता का विकास हुआ है या नहीं, या फिर अगर क्रियात्मकता का विकास हुआ है तो उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे। इन सब मूल्यांकन को ये कॉम्प्रिहेंसिव में रखा गया। इसमें स्कॉलैस्टिक में सब्जेक्ट की बात की गई, जिसमें आपने देखा था कि एफए और एसए की बात की गई, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। एफए में प्रोजेक्ट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है। एसए में जो सेशन में लास्ट में एक बार होता है उसमें रिटन टेस्ट लिया जाता है। ये इतना समझ में आया। वही में जो कोई स्कॉलैस्टिक है ये सह शैक्षिक क्षेत्र होता है, यानी कि शिक्षा के साथ ही साथ अन्य जो बातें कही गई हैं वो है कि लाइफ स्किल, वर्क, वैल्यू आर्ट, एटीट्यूड, स्पोर्ट्स एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों को बच्चों की शिक्षा के साथ ही साथ उनको ऐड करके, जोड़ करके सिखाया जाए, उनके सभी पक्ष का अच्छे से विकास हो सके। यही बात जो है सीसीई मूल्यांकन में बात की गई थी कि बच्चा जो अपनी शिक्षा के साथ ही साथ अन्य किस फील्ड में वर्क कर रहा है या फिर कर सकता है, उसके और अंदर की क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी रुचियां हैं, किस फील्ड में वो अपनी क्या कला का प्रदर्शन कर सकता है, इन सब का सतत और
व्यापक मूल्यांकन करके बच्चे को एक नई दिशा प्रदान की जाती है। पूरी क्लास में आपने इसी पॉइंट को समझा कि कॉन्टिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन है वो किस प्रकार से और कब किया जा रहा है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस क्लास को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। फिलहाल जैसा भी हो आप लोग इस क्लास को देखने के बाद जो भी आपका फीडबैक हो उस क्लास के अंत में आप अवश्य दीजिए, जिससे कि हमें भी इस बात का ज्ञान हो सके कि ये क्लासेस जो आप लोग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार से अगर एक टीचर मोटिवेट होता है तो आप सबके लिए नए नए टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट उन सब पे क्लास प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं आप लोग से नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।